आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चरण की बात करेंगे जो हमने प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। हम इसको पिछली कड़ी से जोड़ते हुए बात करें तो हमने देखा था कि गांधी जी के द्वारा जो पहला राष्ट्रीय आंदोलन किया गया उस राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके हमने कारण पढ़ लिए थे, जिसमें कि सबसे प्रमुख कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के संदर्भ में जो आंदोलन किया जा रहा था उसको अंग्रेज़ों के द्वारा कुचलने या उसका दमन करने का जो प्रयास किया गया, उससे जो क्रांति का ज्वार उठा या विचारों में जो उत्साह आया या जो अंग्रेज़ों के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हुआ, उसने असहयोग आंदोलन की नींव रखी थी। ठीक है, आगे देखिए, हम उसके चरणों की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात कर लें, आपको पता है कांग्रेस का सालाना अधिवेशन होते हैं, वार्षिक अधिवेशन होते हैं। उन वार्षिक सम्मेलनों में जो 1920 का सम्मेलन था नागपुर में हुआ और नागपुर में उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर विजय राघवाचार्य ने। और उन्होंने वहाँ इस आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो आक्रोश था इसने आंदोलन के रूप में जन्म लिया और इस आंदोलन का प्रभाव पूरे भारत में था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगभग सभी लोगों ने मिलकर, क्योंकि जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, खिलाफत आंदोलन मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया था। ऐसे ही आगे देखें आप, इसमें इसका चरण था पहला, दो मैंने बताए थे, दो चरणों में हुआ या दो प्रकार से हुआ या दो इसके कार्यक्रम थे। नकारात्मक और सकारात्मक। तो इसमें आप देखिए, उपाधियां जितनी भी मिली हुई थी राष्ट्रीय नेताओं को, या हम गांधी जी की बात कर लें, उपाधियों को लौटा दिया गया। ठीक है, इसमें हम चर्चा कर लें, उपाधियों को लौटा दिया गया। तो उनमें मैंने पहले ही बताया कि गांधी जी पहले सहयोगी थे तो उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। जब वो असहयोगी हो रहे हैं तो वो उसी उपाधि को वापस लौटा रहे हैं। तो लिखें हम यहाँ पर, हमें याद रहना चाहिए, गांधी जी ने केसर हिंद केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। इसी प्रकार मिस्टर टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड, और भी जैसे भारतीयों को मिला हुआ था राय बहादुर, जो बड़े बड़े व्यक्ति होते थे उन्हें ये राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। तो जिन जिन लोगों को मिली हुई थी उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी राय बहादुर की जो उपाधि मिली हुई है उस उपाधि को भी लौटाने का काम किया। आप देखिए, कहीं भी इसमें किसी तरह की कोई हिंसा शामिल नहीं हो रही, जो मिला था उसको लौटा रहे, विरोध का भी प्रदर्शन किया जा रहा है और किसी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लिया जा रहा। तो पहला बिंदु था हमारा, इन्होंने इन उपाधियों को लौटा दिया था। इसके बाद आगे चलें, दूसरा, न्यायालयों और जो पंचायतें थी बहिष्कार किया गया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया।
और ये कैसे किया गया? पिकेटिंग की जाती थी। पिकेटिंग से आप समझ सकते हैं कि जो शराब की दुकानें थी उनके आगे पब्लिक जाकर लोगों के प्रवेश मार्ग को या महिलाएं उस दुकान में या उस स्थान में प्रवेश करने का जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर लेती थी। और जब ब्लॉक कर लेती थी तो जो आने वाले लोग हैं या जो अंग्रेजी अधिकारी हैं या जो शराब का उपयोग करने वाले जो लोग थे वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। किसी तरह की कोई हिंसा नहीं, बस उनको रोकने का प्रयास किया जाता था बगैर हिंसा के। तो ऐसा जो सिस्टम था वो पिकेटिंग कहलाता था। तो इसका बहुत व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। भारतीयों के द्वारा किसी प्रकार का अन्य कोई दबाव न डालते हुए, अनैतिक दबाव को न डालते हुए, ये इस प्रकार का सिस्टम था कि शराब पीना समाज के लिए भी कुरीति था, समाज के लिए भी नुकसानदायक था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि उन शराब पीने वालों को दूर किया गया। आज भी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा राजस्व कहा जाता है कि शराब से मिलता है। तो यानी शराब जो है वो सरकार का सबसे बड़ा आर्थिक सोर्स है। तो उस टाइम भी ऐसा ही था। तो उस टाइम ऐसा करने के लिए उन लोगों को रोका जा रहा है कि आप शराब का प्रयोग नहीं करें, यानी सरकार का विरोध करें। किसका विरोध करके? शराब का विरोध करके। आगे चले, 1919 के अधिनियम के आधार पर जो चुनाव होने थे, 1919 के अधिनियम के आधार पर जो चुनाव होने थे, कांग्रेस ने उनका बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के द्वारा उनका बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है। और इसने भी अंग्रेजों के विरोध का एक माध्यम तैयार किया। अंग्रेजों को पता लगा कि भारतीयों को इनसे दिक्कत है, आपके इन कार्यों से दिक्कत है, इसलिए वो अपना विरोध वहाँ तक प्रकट कर पा रहे हैं। अब युवाओं का देश है भारत, और प्रारंभ से ही हम युवा भी रहे हैं, तो हमने भी अपना राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने का काम किया। तो हमने क्या किया? हम छात्रों ने या युवाओं ने जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं थी, सरकारी या अर्ध सरकारी शिक्षण जो संस्थाएं थी, सरकारी, अर्ध सरकारी, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, उनका विरोध करना प्रारंभ किया। प्रवेश नहीं लेना, प्रवेश लेने के बाद अब क्लासेस नहीं लेना, शिक्षण संस्थाओं का विरोध। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस आंदोलन में समाज का हर वर्ग, युवा, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष और राजनेता और जितने भी व्यापारी हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत कहते हैं कि बहुत सफलता के नज़दीक ही था ये आंदोलन। अभी घटना करेंगे क्या ऐसा घटना हो रही है। सिखों ने जो आंदोलन किया उसमें उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो करीब 60,000 लोगों ने विरोध किया। कई सिखों की हत्या कर दी गई। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे थे उसी टाइम, तो लोगों ने उनका पूर्ण बहिष्कार कर दिया। बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर बहिष्कार किया गया बिना किसी हिंसा का प्रयोग किए गए। जब इस लेवल पर इतना विरोध किया जा रहा है तो आंदोलन की सफलता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आंदोलन पूरे भारत में सफलतापूर्वक अपना काम कर रहा था। सीधी सीधी बात है, आप देखिए कि अगर आप हिंसा का प्रयोग करेंगे तो आप सरकार को आपके दमन का मौका भी साथ में दे देते हैं। यानी सरकार मजबूर हो जाती है या सरकार को एक चांस मिल जाता है जिससे कि वह उनके आपका विरोध कर सके। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि सरकार किसी भी तरह का विरोध नहीं कर पाए, या हम सरकार को किसी तरह का मौका नहीं देते हुए हम इस प्रकार का एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे। तो ये जो बात थी, ये गांधी जी के कुशल नेतृत्व का ही एक परिणाम था। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को, या जो अपने समर्थक थे, या अपने यहाँ जो कांग्रेस के माध्यम से जो उनकी बात को मानने वाले जो व्यक्ति थे, उनमें इस तरह विचारों का विनिमय किया कि उन्होंने इस आंदोलन को गांधी जी का आंदोलन न मानकर अपने व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को लिया, अपने स्तर पर। आप समझ सकते हैं इस आंदोलन के द्वारा गली गली में नेता या गली गली में जो नेतृत्व करता थे उनका उद्भव हुआ, और बहुत अच्छे से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया है। इसकी सफलता से ब्रिटिश जो एम्पायर था या ब्रिटिश सम्राट थे या शासन था वो हिल गया था। बहुत प्रॉब्लम हुई उनको।
हर जगह उनको कोई मौका नहीं मिला जिससे वो किस दमन चक्र चला सके, क्योंकि अंग्रेज अपने दमन चक्र के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे। 1857 का दमन चक्र देख लें या फिर 1919 का भी जब मौका मिलेगा इनको, तो उस दमन चक्र को रोकने के लिए, उसके अलावा भी कई बार अंग्रेजों ने ऐसा, जितने भी क्रांतिकारी थे या बंग के समय बहुत दमन चक्र चलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप खुद देख सकते हैं कितना निर्दयता के पूर्वक। तो गांधी जी ऐसा कोई चांस नहीं देना चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने इसका कुशल नेतृत्व करते हुए लोगों को हिंसा से दूर रखने का प्रयास किया। आगे देखें आप। अब इसके सकारात्मक पक्ष की अगर बात करते हैं हम, तो आप देख लिए न्यायालय और पंचायतों का बहिष्कार किया गया, ग्राम पंचायतों का उद्भव हो रहा, जो कि गांधी जी ने अपने राम राज्य में भी कहा है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्राम पंचायतों का विकास किया गया या ग्रामीण स्तर पर ही अपने विवादों को सुलझाने का एक माध्यम तैयार किया गया, ताकि हमको अंग्रेजी न्याय व्यवस्था के अधीन उस पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ऐसा प्रयास किया गया और ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि आपके क्षेत्र की समस्याओं को क्षेत्रीय स्तर पर ज़्यादा आसानी से सुलझाया जा सकता है, बजाय एक नेशनल लेवल पर जब आप उसको लेकर जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज भी हमारे यहाँ जो पंचायती राज आई है उसमें भी न्याय व्यवस्था उपलब्ध नहीं है पंचायती स्तर पर, जिस तरह हमारे पुराने समय में होते थे, पंच होते थे वैसी वाली। लेकिन आज भी हमने स्थानीय स्तर पर पंचायत राज लाकर वहीं के स्थानीय लोगों को वहीं प्रशासन करने का एक मौका दिया है। तो ऐसा ही हमने उस वक्त भी किया था। दूसरा इसका सकारात्मक प्रभाव रहा स्वदेशी, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उग्रवादी आंदोलन में स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया। अब स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया, तो इसमें एक अगला बिंदु अगर हम और अलग से लिख दें, खादी, क्योंकि ये खादी आज भी स्वदेशी का प्रतीक है, पूर्णतः है। तो खादी का प्रयोग किया गया और ये योगदान था, गांधी जी ने इसको बढ़ावा दिया। तो ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, लेकिन खादी विशेष तौर पर इसलिए कहा अलग से लिखा गया है क्योंकि खादी आज भी है और खादी विशेष तौर पर गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन में प्रयोग की गई थी, ताकि लोगों को अपने एक छोटे स्तर पर बड़ी मशीनरी की आवश्यकता नहीं है, अपने लिए स्वयं अपने वस्त्रों का निर्माण कर सके। इसके लिए खादी का उन्होंने प्रयोग किया। और स्वदेशी का प्रचार प्रसार तो आप जानते हैं, कपड़ों के अलावा ही नहीं, सभी चीज़ों में, खान पान में, पहनावे में, औषधियों में, दवाइयों में, या शिक्षण संस्थाएं जो अभी आगे और लिखेंगे, उन सब में पूरी तरह से स्वदेशी के उपयोग पर जोर दिया गया। क्योंकि हम इसको हम इससे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रमुख कारण था आर्थिक। आपको पता है कि अर्थ जो पैसा कमाता है उसकी चलती भी है, या किसी को चोट पहुंचानी है तो उसके आर्थिक हितों को वर्तमान समय में आप चोट पहुंचाएंगे तो वो चोट ज़्यादा स्थायी होगी, बजाय शारीरिक या अन्य किसी प्रकार की चोट के। मैकियावेली ने भी कहा है, जैसे हम पढ़ते आए हैं, मैकियावेली ने भी कहा है कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता है जिसने उसके ऋण लेकर उसको धोखा दिया हो या उसके पैसे खाकर वो भूल गया हो। तो इसी तरह हम भी कह रहे हैं कि ये जो स्वदेशी का विचार था, यह न केवल राष्ट्रीय आंदोलन के लिए या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था, बल्कि आपके आर्थिक हितों को या राष्ट्र के आर्थिक हितों को भी समुन्नत या वृद्धि देने वाले व्यक्ति था। ठीक है, तो खादी का प्रयोग किया गया, बढ़ावा दिया गया। आगे देखें, देशी या स्थानीय शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा, शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दिया गया। जैसे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ऐसे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे जिनका डेवलपमेंट उस दौरान हुआ। अलीगढ़ में भी विद्यापीठ का शुरुआत हुई, मुस्लिम। तो ये सारे जो शिक्षण संस्थान थे, इनका उद्भव भी उसी समय हुआ जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, या उसी दौरान ये विचार आए कि हमें अपनी स्वयं की शिक्षक प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए। बंगाल में भी टैगोर के द्वारा भी इसी प्रकार के विश्वविद्यालय या इसी प्रकार की
स्थानीय शिक्षा या ऐसी शिक्षा जो भारतीयों को नैतिक, शारीरिक, मानसिक स्तर पर मजबूत बनाने का काम करे, न केवल उन्हें आप जानते हैं ये LDC वगैरह बाबू क्लर्क बनाने की एजुकेशन नहीं देना चाहते थे। भारत का बच्चा बच्चा राम है ऐसा कहा जाता था पहले, या कण-कण में हमारे ईश्वर बसा हुआ है। तो इसका आधार आप समझ सकते हैं कि उसका कारण ये है कि यहाँ का बच्चा बच्चा या मतलब जो निम्न स्तर का व्यक्ति है उसमें भी इतनी क्षमता है कि सही और गलत का अंदाज़ा लगा सके और उसके अनुसार अपना आचरण कर सके। पहले ऐसा होता था अंग्रेजों के टाइम में कि उन्होंने हमारी इस मॉरल एजुकेशन को समाप्त करने का काम किया अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से। भारतीयों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है किसी भी अच्छी बात का, और किसी भी गलत बात का अगर वो अपने समाज में या अपने व्यवहार में भी है तो उसको भी तुरंत दूर करने का प्रयास किया है। हमारी एजुकेशन प्रणाली इतनी अच्छी थी, तो वही एजुकेशन प्रणाली लाने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर अपने शिक्षण संस्थानों का निर्माण करने का कार्य किया इस आंदोलन के माध्यम से। आगे देखें, लघु, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, लघु और कुटीर उद्योग। लघु और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देने का काम किया गया था। आगे देखें आप इसको, जो पांचवा लघु और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देने का काम किया गया। ठीक है, तो ये 5 पॉजिटिव हैं और 5 लगभग नेगेटिव ऐसे विचार रहे हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को हम की देन मान सकते हैं उसको, कि ये हमारी देन रही कि हमें कुछ एहसास कराया कि हम राष्ट्र के साथ क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। आगे देखिए आप, आगे देखिए, अब हम इसको, अब ये तो इतना बढ़िया चल रहा है, जैसे कि हमने बात की कि बहुत बढ़िया आंदोलन चल रहा था, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाल दिया गया, गांधी जी को गिरफ्तार किया जाएगा, और हमारे इस आंदोलन की गूंज ब्रिटिश संसदों तक भी पहुंच रही है, क्योंकि मैंने भी बताया जब हमने प्रिंस वेल्स का विरोध किया है तो वो वहां जाकर या उनके या समाचार पत्रों के माध्यम से इस विरोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में पूरी दुनिया में रखा गया। तो इस आंदोलन की जो भूमिका रही है वह इतना शांतिपूर्ण आंदोलन इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, भारत में भी नहीं हुआ और विश्व में भी नहीं हुआ, जो बिना किसी हिंसा के किया गया। आगे देखिए, इस आंदोलन की समाप्ति आपको पता है 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिला, अभी कहाँ है ये पता होगा, ठीक है, उसमें एक जगह है चोरा चोरा, इसको कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस आपको पता है कि गांधी जी हिंसा के प्रबल विरोधी थे। अब जब प्रबल विरोधी थे तो उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन ये जब अपने चरम पर था, इतना बढ़िया आंदोलन चल रहा है, आप खुद सोच सकते हैं कि जब सफलता के निकट होते हैं तब अगर हम किसी वजह से रह जाते हैं, रुक जाते हैं, तो शायद हमें सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है कि इससे बढ़िया तो हम प्रारंभ नहीं करते, इससे बढ़िया तो मैंने ये काम किया ही नहीं होता। तो आप खुद देखिए कि जब गांधी जी सफलता के बिल्कुल या ये आंदोलन सफलता के निकट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे समय में इस आंदोलन के कारण, ठीक है, इस कांड के कारण इस आंदोलन में हिंसा का प्रवेश होता है। कुछ लोगों ने एक थाने को घेरा और थाने को घेरकर वहां आग लगा दी, जिसमें थानेदार सहित 21 लोगों की जलकर मृत्यु हो जाती है। इसमें हिंदुस्तानी भी, कुछ भारतीय भी शामिल थे इनमें। तो आप देख सकते हैं कि अगर गांधी भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों को जला दिया गया, हालांकि वहाँ विरोध वो उन भारतीयों का नहीं कर रहे, वो ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे हैं।
लेकिन इसमें हिंसा का प्रवेश हुआ और उस हिंसा में भारतीयों को भी जला दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि आप किस प्रकार की शस्त्र व्यवस्था आगे ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर भारतीयों को ही स्थान नहीं मिलेगा या जहाँ हिंसा को प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि हिंसा के दम पर किया गया काम कभी भी स्थायी तौर पर आप स्थायी तौर पर शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। अगर आप हिंसा से कुछ करना चाहेंगे ताकत के दम पर, तो जिस दिन आपकी ताकत कम होगी फिजिकली या मेंटली या धन या किसी भी प्रकार की जिस पावर का आपको अपने ऊपर अभिमान है या जिस ताकत के दम पर आपने कोई सफलता प्राप्त की है, जैसे ही वो कारण हटेगा आप वापस अपने उस लेवल पर आ जाएंगे जहाँ से आपने प्रारंभ किया था। तो इसलिए स्थायी तौर पर शांति स्थापित नहीं होती है हिंसा के कारण। तो इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया और जैसे ही गांधी जी को पता लगा कि किसी जगह विशेष पर भारतीयों के द्वारा भारतीयों को जला दिया गया है या इस आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हो गया है, तो ऐसी समय गांधी जी ने फिर, ये पूरे डेट है यहाँ लिख देता हूँ, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में आंदोलन वापस लेने पर सहमति का प्रस्ताव, आंदोलन वापस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, पास कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। ये आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन जो सफलता के नज़दीक था या जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी, ऐसा आंदोलन समाप्त किस कारण से हो रहा है? एक हिंसा के कारण। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। गांधी जी के नेतृत्व की कमी मानी गई, लोगों ने या ब्रिटिश शासन ने गांधी जी पर उंगलियां उठा दी, गांधी जी के नेतृत्व क्षमता पर आरोप लगाना प्रारंभ किया और उन्हें एक मौका मिला कि अंग्रेजों ने फिर दमन चक्र चलाया और बहुत व्यापक स्तर पर ये दमन चक्र चलता। उससे पहले ही गांधी जी ने तुरंत इस आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि उसके बाद भी जो आंदोलनकर्ता थे उन पर अत्याचार किए गए, लेकिन जिस व्यापक स्तर पर हो सकते थे या हिंसा बढ़ सकती थी, अगर एक बार गांधी जी इस बिंदु पर इन्हें उपेक्षा कर देते, चलिए कोई बात नहीं छोटा सा है, तो शायद पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन था जितनी सफलता से चल रहा था वह हिंसा में परिणत हो जाता। या लोग आपस में ताकत के दम पर या अंग्रेजों के विरुद्ध या जो भारतीय अंग्रेजी पुलिस में या सेना में अंग्रेजी प्रशासन के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, उनके विरुद्ध हिंसक रूप में ये बदल सकता था। तो इसलिए गांधी जी ने तुरंत इसको समाप्त किया और एक बड़े आंदोलन का इस प्रकार अवांछित समापन हुआ। आगे चले, अब हम बात करते हैं हमने इस आंदोलन से क्या हमें बेनिफिट रहा, इसका मूल्यांकन किया जाएगा, ये सफल था या असफल था। आगे देखें आप, इसका अगर मूल्यांकन करते हैं तो वही पक्ष और विपक्ष, अब देखो हमारे यहाँ इतनी जागरूकता नहीं रही, इसलिए हमारा पहला जो आंदोलन था राष्ट्रीय आंदोलन 1857 में जिसको कहते हैं, ये तो राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के शासनकाल के दौरान या गांधी जी के आगमन के बाद जो हुआ है इसकी बात अलग। जिसे डॉक्टर सावरकर ने पहला राष्ट्रीय आंदोलन कहा वो 1857 की हमारी क्रांति रही है। तो आप देखिए उस क्रांति के फलस्वरूप भी उसमें भी क्या रही, कुछ भारतीय शामिल थे, कुछ भारतीय शामिल नहीं थे, कुछ राजवंश शामिल थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध और कुछ जो राजतंत्र थे या शासन थे या राजा थे वह अंग्रेज़ों के सहयोगी के रूप में उनका सहयोग कर रहे थे। तो वहाँ भी यही कमी रही कि भारतीयों में आपसी एकजुटता नहीं रही। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ विवाद रहा, ऐसी कुछ कमियाँ रही, तो उनकी चर्चा करते हैं। पहली तो रही कि अहिंसा, अहिंसा का जो नारा था या जो सिद्धांत था
वो थोड़ा जटिल रहा। आज भी आपको अगर कोई कह देगा कि आपके कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, या आप कम से कम वैसा तो नहीं करेंगे, चाहे आप उसके मारे या नहीं मारे, लेकिन आप अपने आप को उसके आगे प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो ये जब आज हम इतना समझ नहीं पा रहे हैं या इतना हम उसका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जब गांधी जी ने ऐसा कहा कि अहिंसक आंदोलन होगा, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, तो वह संपूर्ण भारत में एक साथ लागू किया जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोशिश हर व्यक्ति की या भारत के हर प्रांत में जो विविधता है, उस विविधता में विचारों में विविधता है, डिफरेंसेस हैं उनकी सोच में, और या फिर आप उनको उस तरह से उसका बेनिफिट नहीं समझा पाए हैं। कभी भी पूर्णतः कोई आंदोलन अहिंसक रहा हो, किसी प्रकार की हिंसा नहीं रही हो, ऐसा सुनाई नहीं देता। क्योंकि अगर आप अहिंसा का पूरी तरह से पालन करेंगे, तब भी क्या अंग्रेज हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, और जब करेंगे तो हो सकता है कुछ उसकी प्रतिक्रिया भी हो। तो इसलिए गांधी जी को बहुत दिक्कतें आई, या गांधी जी स्पष्ट तौर पर ये समझा नहीं पाए कि वास्तव में वो चाहते क्या हैं, या अहिंसा का सिद्धांत क्या है, अहिंसा होती क्या है। सिर्फ हिंसा नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, गांधी जी को समझिए आप, यहाँ पर हिंसा का मतलब केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं है। आप शारीरिक रूप से किसी की हिंसा या उसको चोट नहीं पहुंचाएं, वही मात्र अहिंसा नहीं है। गांधी जी ने कहा मन, वचन और कर्म से भी हिंसा नहीं की जाए, यानी विचारों में सामने वाले के प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं हो। इन तीनों स्तर से आप किसी भी प्रकार की घृणा का प्रदर्शन नहीं करें। आपके व्यवहार से सामने वाले का या दमन करता, ऐसे लिख दें हम, या अत्याचार करने वाले का व्यवहार बदलना, ये चाहते थे गांधी। अब ये लोगों के समझ में नहीं आई, इतना आसान काम है कहने को तो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो बहुत टफ हो जाता है। आप जानते हैं कि बहुत आसान नहीं है, और खासकर युवा वर्ग हो या जो छात्र वर्ग है, वो इतनी आसानी से सहन करने की उनकी कैपेसिटी कम होती है। हालांकि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप भगत सिंह का उदाहरण दे दें, किसी अन्य का उदाहरण दे दें, लेकिन मैं मेजोरिटी, बहुसंख्यक जो युवा हैं या बहुसंख्यक जो छात्र हैं, पूरे के पूरे जो छात्र वो ऐसा पालन नहीं कर सकते। तो इसलिए गांधी जी का ये सिद्धांत था, वह उस तरह से समझा नहीं गया या समझाया नहीं जा सका, या जनता ने अपने पालन में उसको उतारा नहीं। इस वजह से भी लोगों को ज़्यादा व्यापक स्तर पर और जो इससे जुड़ सकते थे या लंबे समय तक इसको सफल बनाया जा सकता था, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। कांग्रेसियों या जो अन्य जो राजनेता थे या जो अन्य सहयोगी थे, अब गांधी जी ने किसी से सलाह लेकर यह आंदोलन समाप्त किया हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि गांधी जी का अकेले का ये मत था कि हमें हिंसा का प्रवेश होने के कारण इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो अब जब गांधी जी ने, अब आप सोच सकते हैं कि ये आंदोलन विरोध क्यों करेंगे, किसी भी आंदोलन का विरोध नहीं करेगा भारतीय जो भारत की आज़ादी के लिए, लेकिन जब ये आंदोलन अपने चरम पर था, सफलता के निकट था, ऐसे समय में गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस लेने का जो आदेश या जो प्रस्ताव रखा गया, स्वीकार किया गया, पास करवाया गया, तो ऐसे समय में गांधी जी का विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि कुछ लोगों को वो हिंसा नहीं दिख रही थी जो हिंसा शामिल हुई है, कुछ लोगों को वो सफलता दिख रही थी कि हाँ, हम उस सफलता के नज़दीक हैं और हम जल्दी ही इस आंदोलन को बहुत अपने लक्ष्य तक या अपने उद्देश्य तक पहुंचा देंगे, ऐसा उनका मानना था। तो अब गांधी जी की विचारधारा
और अन्य जो कांग्रेसी हैं या जो अन्य राष्ट्रीय जो नेता हैं या अन्य किसी वर्ग के या अन्य किसी आंदोलन के समर्थक जो हैं, उनका गांधी जी से यहाँ पर विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ डिफरेंसेस है उनके बीच में। वो मानते हैं कि नहीं, अभी नहीं, और गांधी जी कहते हैं नहीं, हिंसा प्रयोग हुई तुरंत बंद कर दिया जाए। तो इसके आधार पर सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब ये आंदोलन अपने चरम पर था, ऐसे समय इस आंदोलन को वापस लिया जाना भारत का दुर्भाग्य है, या भारत का दुर्भाग्य कहा जाएगा। यानी इसे भारत का दुर्भाग्य कह दिया सुभाष चंद्र बोस ने, वापस ले जाने को। ये भारत का दुर्भाग्य है कि इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। वीपी मेनन ने भी कुछ ऐसा ही विरोध किया। ठीक है, ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, या गांधी जी का अप्रसिद्ध तो कहें। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये इतने साहसी हैं कि आप खुद सोचिए, गांधी जी का विरोध करने का हिम्मत या साहस उस टाइम नहीं कर सकते थे। या जैसे जैसे आज भी आप गांधी जी का समर्थन करेंगे तो कुछ विरोध में खड़े होंगे, न तो पूरी तरह से विरोध है, न पूरी तरह से समर्थन। तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने गांधी जी के इस कदम का समर्थन न करके उसका विरोध किया। ठीक है, तो उनमें एक दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात का विरोध कर रहे हो, क्योंकि वापस इतने बड़े व्यापक स्तर पर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना, उतनी सफलतापूर्वक उसको पहुंचाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए इन लोगों ने इसका विरोध किया। आगे देखें आप, जो तीसरी बात और है जो इसमें से निकल के आती है, वैचारिक विभाजन। सुभाष चंद्र बोस ने तो कांग्रेस में शामिल हैं, कभी नहीं हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, इस तरह का वैचारिक विभाजन। या हम कह दें कि इस असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने का प्रभाव ये रहा कि कांग्रेस के कुछ कट्टर कांग्रेसियों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, और उनमें सबसे प्रमुख थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज्य नाम की पार्टी बनाई, स्वराज्य दल, स्वराज्य दल बनाई 1923 में। आंदोलन समाप्त हुआ 1922 में, वापस लिया गया 1922 में, और 1923 में इन दो कांग्रेसियों ने कांग्रेस से अलग हटकर नई पार्टी का गठन कर लिया। यानी कांग्रेस का बहुत इसको कांग्रेस का विभाजन तो नहीं कहेंगे, कांग्रेस का विभाजन 1907 में पहले बताया जा चुका है। कांग्रेस का विभाजन नहीं, मतलब कांग्रेस से निकल गए ये लोग, अलग हो गए। ये अपने दो नेता ही हैं, मतलब बहुत बड़ा विस्तार नहीं हुआ। जैसे नरम दल गरम दल में विभाजन हुआ था, वहाँ नया दल नहीं बना रहे थे। इन्होंने कांग्रेस से हटकर नया दल बना लिया, सिर्फ इस कारण से कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का काम किया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो इधर वो पॉइंट चल रहे हैं जो हम इतना पढ़ चुके हैं, या हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसकी ये जो डिटेल पढ़ रहे हैं उसमें जो सब पॉइंट बनाए हैं, ये आपके काम के, आपके माइंड में वो चित्र चलना चाहिए कि हम, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, हम पर, आप पर, कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, हमें पता नहीं स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है, क्या कीमत चुकाई गई। तो हम एक बार अपने माइंड में उस चित्र को डालें, या एक बार क्रिएट करें कि कैसा रहा होगा भारत को स्वतंत्रता दिलाना, या स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की होगी, क्या क्या योगदान रहे होंगे, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। आसान कोई चीज़ होती नहीं है, और होती है तो समझ लीजिए आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास नहीं रख पाएंगे। अगर आपने बिना मेहनत के किसी चीज़ को अर्जित किया है तो आप उसका मूल्य नहीं समझेंगे, और आप उसको खोने के कभी भी खो सकते हैं आप उसको। तो ऐसा ही अभी संघर्ष चल रहा है आज़ादी पाने के लिए। पहला चरण असफल हुआ, लेकिन अभी जब इसकी चर्चा करेंगे आगे कि हमने पाया क्या। एक और देखिए इसमें कारण, आगे देखिए इसमें चौथा है राजनीति में धर्म का प्रवेश। और आप समझ ही गए होंगे मैं किस बिंदु की बात कर रहा हूं, खिलाफत आंदोलन। मुस्लिम से जुड़ा हुआ था,
मुस्लिम से जुड़ा होने के कारण इसमें सांप्रदायिकता का प्रवेश हुआ। और आज भी भारत इस समस्या से परेशान है और भारत का विभाजन भी इसी आधार पर किया गया था। तो आप देखिए कि सांप्रदायिकता का प्रवेश हो रहा है खिलाफत आंदोलन के माध्यम से। तो गांधी जी ने तुर्की की समस्या को भारत में इन्वॉल्व कर लिया। हालांकि डायरेक्ट भारत का कोई कनेक्शन नहीं है कि भारत का समर्थक रहा हो तुर्की, या भारत को बड़ा कोई योगदान दिया हो, या भारत के किसी आंदोलन में तुर्कियों ने बहुत मदद की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस गांधी जी किसको जोड़ना चाह रहे हैं? इनको। और इनको जोड़ने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को खड़ा किया। तुर्की के खलीफा जो थे हमीद सेकंड, उनका समर्थन किया। अब यहाँ पर दो नुकसान हुए। एक तो अंग्रेजों को लगा कि मुस्लिम और हिंदुओं में एकता न हो जाए, हिंदू मुस्लिम एकता न हो जाए। ठीक है, से डर पैदा हो गया उनको कि वापस एक न हो जाए 1857 की तरह। और दूसरा, कट्टरता ने प्रवेश कर लिया, कट्टर हो गए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो दूसरे धर्म के लोग भी वैसी ही सहूलियतें या सुविधाएं मांग करेंगे। ठीक है, उनकी मांग करेंगे। तो अब दूसरी साइड हिंदू कट्टरता का जन्म होगा फिर। तो ये राष्ट्र के लिए नुकसानदायक हो गए बिंदु। आज भी उस समय से शुरू हुआ, आज तक हुआ। हालांकि मुसलमानों को अंग्रेजों ने पहले भी समर्थन देना शुरू कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं था। कांग्रेस पहली बार उनको एक करने का प्रयास करें मिस्टर गांधी जी। ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी या राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक कदम हुआ। तो ये कट्टरता दोनों तरफ हो गई फिर, और इसने आगे जाकर राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ये हमारी कमियां रह गई इसमें। यह आंदोलन था जो आगे सक्सेस हो सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। आगे चले। देख लीजिए आप, आगे चलते हैं। ये मुख्य इसकी कमजोरियां थी इस आंदोलन में, क्या हमने खोया और क्या हमने पाया। आगे देखिए। और जो इसका कमजोरी जो है, लास्ट तो ही असफल था, उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया। यह आंदोलन असफल, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति यह नहीं कर पाया। मुख्यतः स्थानीय स्वशासन या प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना और अंग्रेजी सरकार की जो दमनकारी जो नीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो इसलिए उनको प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आंदोलन को हिंसा के कारण बीच में ही वापस ले लिया गया। चलिए अब इसके कुछ पक्षों को भी देख लेते हैं जो हमारे लिए उपयोगी रहे या जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने में काम दिया। तो सबसे पहला आंदोलन देखिए आप, पहला जो फायदा है, बेनिफिट, निर्भीकता। आप देख सकते हैं कि भारतीय पहली बार सरकार के सामने मजबूती से खड़े हो रहे हैं, बिना शस्त्रों के, बिना हिंसा के। ठीक है, प्रथम बार ऐसा हुआ, प्रथम प्रयास बिना शस्त्र। हालांकि विरोध तो पहले भी होते रहे, और एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हुए। स्थानीय स्तर पर मैंने पहले बताया 3 छोटे आंदोलन थे गांधी जी के,
बिना शस्त्रों के पहली बार इतना बड़ा समूह या इतने बड़े हर जाति हर प्रांत का व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार की लाठियां खा रहा है, जेल जा रहा है, उनके दमन का सामना कर रहा है, विरोध कर रहा है। अपने आप अपना, मैंने पहले ही बताया, अपना लीडर खुद बना हुआ है। वो खुद डिसाइड कर रहा है कि मैं किस तरह से ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध कर सकूं, उन्हें बता सकूं कि उनकी नीतियां गलत है। ऐसा कर रहा है। गांधी जी जगह जगह नहीं जा रहे हैं, हर जगह हर विरोधकर्ता खुद गांधी बना हुआ है। इसलिए ये आंदोलन स्वस्फूर्त आंदोलन, अपनी स्फूर्ति से, यानी अपनी प्रेरणा से लोग विरोध कर रहे हैं, पकड़ के नहीं लाया जा रहा है। जैसे आजकल आरोप लगते हैं कि किसी नेता की बड़ी रैली हो गई है, तो आपको पता है कि उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये रैली पैसे देकर लाए गए। अभी ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, मैं इतना ही कहूँगा, अभी इस व्यक्ति के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि इसने ये देकर, ठीक है, ये देकर अपने फॉलोअर बढ़ाए, केस चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था वहाँ। गांधी जी ने किसी प्रकार की कोई रिश्वत या किसी तरह का कोई गलत आश्वासन देकर लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित नहीं किया। वो खुद की प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा, आगे के लिए भी, यहाँ के लिए भी, लोगों को उनकी कमजोरियाँ बताने का काम किया गांधी जी ने कि आपने हिंसा का प्रयोग गलत किया है, तो वो अगली बार सचेत रहेंगे, आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे, वो सचेत रहेंगे कि हमें अगली बार इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा था रचनात्मकता मिली, लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम किया। उनके द्वारा जैसे जैसे वो नए नए तरीके खोजे गए विरोध करने के, जैसे मैंने पहले बताया पिकेटिंग, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया गया, या अंग्रेजी, यहाँ और लिख लें अपन, रचनात्मकता मतलब तरीके, देखो नए नए तरीके खोजे। ये वहाँ आगे भी लिख सकते थे, शाही भोज का विरोध किया गया, भाग नहीं लेते थे, निमंत्रण आने के बाद भी नहीं जाते थे, उसका विरोध भी किया जाता था। जिनको निमंत्रण मिला है वो उसमें भाग लेने नहीं जाते थे। खादी का प्रयोग किया गया, नई नई वस्तुओं का आविष्कार किया जा रहा है भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा ही, भारतीय संसाधनों के माध्यम से। तो और जो हम कर सकते थे नए नए तरीके, जैसे मैंने ये बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे नए तरीकों को वहाँ खोजा गया। हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं भारतीय संदर्भ में। इस तरह के आप जान सकते हैं कि जो नए नए गीत रचे जा रहे हैं, इस तरह के जो विचार हैं उनके द्वारा भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। यानी भारतीय किसी भी तरह से किसी भी मामले में वहाँ पीछे नहीं है, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे चलते हैं। दूसरा था, आगे जो तीसरा बिंदु है, पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इस प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा क्या करेंगे हम, चरखे को भी इसका प्रतीक बना दिया गया था। प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, इसलिए बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एक विचारधारा के आधार पर लड़ा गया। प्रारंभ में ही एक हिंसा की घटना छोड़ दी जाए और कोई छुटपुट घटनाएं छोड़ दी जाएं, तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई हिंसक काम नहीं हुआ। सब वर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक साथ खड़े हुए, पढ़े लिखे अनपढ़ महिलाएं पुरुष सब ने एक साथ मिलकर काम किया। इसलिए पहली बार राष्ट्रीय, और पहली एक ही मांग है कि अंग्रेजी प्रशासन से किसी भी प्रकार से छुटकारा या अंग्रेजी दमन चक्र या अत्याचार से क्या पाना, छुटकारा पाना। आगे देखिए, सभी वर्ग, सभी धार्मिक, जिसमें सभी आ गए, महिला पुरुष युवा छात्र किसान मजदूर वर्ग, अभी बात करेंगे इसमें आगे, और ये सभी लोग शामिल हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए
उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, एक नेतृत्व किसका? गांधी जी का। तो इस तरह ये हमारा पहला राष्ट्रीय आंदोलन है जिसको हमने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए प्रारंभ किया। आगे देखिए, इसने कांग्रेस को एक क्रियाशील संस्था बना दिया। अब आप पूछेंगे कैसे? क्या आप कांग्रेस को आज क्रियाशील मान रहे हैं या नहीं, या अगर वो क्रियाशील है तो वो क्या काम कर रही है? ठीक है, क्या काम कर रही है वो? कहीं राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देती है, दिखाई देती है? उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी है ही नहीं, स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वर्तमान में कांग्रेस का नहीं है। जिन्होंने बना था उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस को जोड़ रहा हूँ। ये कांग्रेस वही है 1885 वाली। तो ये उस समय भी क्या थी, वार्षिक सम्मेलन करते थे, कहते थे कि पढ़े लिखों का मेला है या मेंढक साल में एक बार टर्रा लेते हैं, ऐसे ये टर्रा जाते हैं और काम खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, इनको इससे कोई मतलब नहीं होता। सालाना एक बार वार्षिक सम्मेलन करते, उसमें नई नई योजना बनाते, सरकार के बारे में भाषण देते, प्रस्ताव पारित करते और भूल जाते, ऐसा माना जाता। उसके बाद कोई सक्रिय रूप से काम नहीं करते थे। तो इसको सक्रिय बना दिया गया। अब सालाना वार्षिक या हर छोटे बड़े स्तर पर एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता था। गांधी जी ने इसमें चरखा कातना नियमित कर दिया, बैठकें करना नियमित कर दिया, प्रार्थना की जाती थी, लोगों का एकत्रीकरण किया जाने लगा समय समय पर, उनके विचारों को जानना समझना, उनको राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, अधिकारों के प्रति जागरूक करना, इस तरह के साल भर के कार्यक्रम चलते रहते थे। कार्य समिति की बैठकें हो रही हैं या अन्य कोई विशेष प्रस्ताव आ रहे हैं, विशेष बैठकें हो रही हैं। तो एक जो संस्था जो साल भर में एक बार इकट्ठे होते थे, एकत्रित होते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने साल भर सक्रिय होने का काम दिया मिस्टर गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान। कैसे हम अंग्रेजी शासन का किन किन तरीकों से क्या क्या हो सकता है, कहाँ ज़्यादा विरोध होना है, कहाँ कांग्रेस सफल है या कहाँ कांग्रेस का कार्य कम पड़ रहा है, धीमा पड़ रहा है, कहाँ लोगों के विचारधारा में बदलाव आ रहे हैं, हिंसा का समर्थन हो रहा है, कहाँ उग्रवाद जन्म ले रहा है, कहाँ उदारवादी अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह की पूरी चर्चाएं होने लगी। और गांधी जी आए हैं तो जरूरी पूरे जो उदारवादी हैं वो रूप कांग्रेस त्याग देगी, उदारवादी नहीं रहेगी, बिल्कुल लिबरल नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का एक क्रियाशील संस्था बना दिया गया कांग्रेस को, गतिशील संस्था कहें जिसको। ठीक है, आगे देखें आप, गतिशील क्रियाशील संस्था बन गई है, कांग्रेस एक्टिव हो गई है। जैसे एग्जाम के समय आप हो जाते हैं, अभी नील पड़े हुए हैं, कॉलेज खुलेगा तो हम भी बहुत एक्टिव हो जाएंगे। जब तक कॉलेज नहीं खुल रहा है तो आराम से उठ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। जब एक्टिव हो जाएंगे तो शायद कॉलेज आएंगे रेगुलरली। ठीक है, तो ऐसा वो जो एक आलसीपन है वो कांग्रेस का बाहर कर दिया था इस गति ने। आगे देखें आप इसको, और एक सर्वमान्य संस्था के रूप में कांग्रेस को खड़ा किया, मान्यता मिली। वो कैसे कि जैसा हमने बात की पहले कांग्रेस मध्यम वर्ग की संस्था थी, उदारवाद के समय उग्रवाद में निम्न स्तर पर चली गई, मतलब निम्न वर्ग तक, और ऊपर वालों से इनकी अनबन होने लगी। जो ज़्यादा शिक्षित थे या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से शिक्षित थे उनमें, और इन किसानों या मजदूर वर्ग से जो लोग आ रहे हैं उनमें मतभेद थोड़े उत्पन्न हुए। तो गांधी जी ने इस गैप को ख़त्म करने का काम किया और उन्होंने इस आंदोलन के दौरान उदारवादी, हालांकि वो मिल चुके हैं पहले, और उग्रवादी, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया, वर्गों को साथ लिया, दोनों वर्गों को मिलाने का काम किया। और जो उनके बीच विचारों को लेकर गैप था या जो ठप्पा लग जाता था कभी इसका कभी इस वर्ग का, उस ठप्पे को समाप्त करने का काम भी इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, आगे चले, और अगर बात करें तो ये जो सर्वमान्य संस्था बन गई, मतलब अब निम्न वर्ग का व्यक्ति भी, नीचे छोटे से छोटा व्यक्ति भी
छोटे से छोटा मतलब जो जगह या जिस मानसिकता से वो का व्यक्ति वो है, व्यक्ति भी अब कांग्रेस के अगले कदम के बारे में पूछने लगा, जानकारी लेने लगा कि कांग्रेस आगे क्या करने वाली है, कांग्रेस कैसे काम करेगी, आगे क्या, कैसे मैं उस कांग्रेस से जुड़ सकता हूँ, या कांग्रेस जो भी प्रस्ताव या जो भी कदम उठा रही है वो मेरे लिए किस तरह से हितकारी है या नहीं। इस तरह की रुचि सामान्य वर्ग लेने लगा, वो अपने आप से कांग्रेस को जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए ये हमारी पूंजी है, ये हमने जो पाया तब से लेकर कांग्रेस उसके बाद हमेशा आम जन की संस्था बनी हुई है, हर वर्ग का व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये आंदोलन पूर्णतः असफल था या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। ये आंदोलन चाहे बेशक उतना सफल ही मानेंगे हम, अगर गांधी जी ने नहीं लिया होता बैग तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से तो पूरी तरह सफल रहा, बस कुछ इसका विभाजन या जो इसको समाप्त करने का जो तरीका है उसके आधार पर जरूर कुछ विभाजन उत्पन्न हुए, या एक दो ऐसे कारण जिनके आधार पर या जिनको इसमें या भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में शामिल कर लिया गया उनको लेकर कुछ मतभेद हुए। बाकी ये आंदोलन सफल माना जाएगा उन भारतीय परिस्थितियों में जहाँ लोग या बड़े बड़े राष्ट्र अंग्रेजों का विरोध करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। ऐसे समय में गांधी जी ने 1920 से लेकर 22 के दरमियान बहुत बड़ा एक सफल आंदोलन चलाया था, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट आंदोलन लेंगे अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, कीप कंटिन्यू योर स्टडी, थैंक यू।